उससे ज़्यादा। हाँ भाई, तुम लोगों ने कल जो पढ़ा वो तुम्हें पल्ले पड़ गया ना। पीएच का डे लाइफ में क्या कहाँ इस्तेमाल है, किस तरह से, है ना। आगे बढ़ाते हैं इसको, कर लो। ओके, ये इसके हिसाब से नहीं करेंगे, ये ठीक है अपनी जगह, परंतु है इसमें एक, ये अपने हिसाब से करेंगे। ठीक, जाके चैप्टर की मैप में अगला टॉपिक देखें। सॉल्ट में भी कुछ बेहतरीन लिखा होगा, उसे भी देख लें। सॉल्ट में पढ़ने के लिए कितने पॉइंट तुम्हें मेंशन किए गए हैं, क्या क्या पढ़ना है उसमें पहले? नहीं 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 नहीं, मतलब 6 तो हैं, पढ़ना क्या उसके अंदर? पहला प्रिपरेशन, देखो कॉमन नेम लिखा होगा कहीं पे, कॉमन नेम, केमिकल नेम, प्रिपरेशन, उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूज़, ऐसे करके कुछ 4-5 पॉइंट बने हैं ना। सॉल्ट बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ छोटे मोटे काम समझा देता हूँ, उन्हें सुनो, ठीक। चलो भाई देखते हैं। मुझे तुम्हें टेबल और लिखवानी थी, टेबल टेबल टेबल। ये बिल्कुल फाड़ फूड़ के अलग कर दिया किसी ने। हाँ भाई, सभी लोग सॉल्ट पढ़ने से पहले एक स्टार बनाएं, और स्टार बना के जो टेबल में सीक्वेंस इससे लिखूंगा देखकर, इसमें टोटल 21 एलिमेंट हैं, वो टोटल सीक्वेंस से टेबल देखना। सॉल्ट उसके बाद शुरू होगा, सॉल्ट में 6 सॉल्ट हैं शायद, और 6 सॉल्ट पढ़ने में कम से कम नहीं तो 4-5 दिन लग जाएंगे, ठीक है। और एक बात ये भी फिक्स है कि तुम्हारे पेपरों में सॉल्ट में से 100% कुछ आएगा, ठीक है। उनमें 6 सॉल्ट हैं, 6 में से एक मेजरली पूछ जाएगा, और बाकी 5 में से छोटे मोटे सवाल लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ लाइन से लिखें, ठीक है। मैं उसकी हेडिंग भी लिख रहा हूँ कि तुम्हें उसकी हेडिंग क्या डालनी है, पीएच वैल्यूज ऑफ। इसके बाद पढ़ोगे तुम सॉल्ट, और फिर तुम्हारा चैप्टर आधे हिस्से में खत्म हो गया, मतलब कि तुम्हें सॉल्ट एक अलग दुनिया से पढ़ना है। तुम्हारा पिछला पिछला कनेक्शन और अगले में कोई कनेक्शन नहीं होगा। सॉल्ट ऐसा मान लो कि नया चैप्टर बन सकता है अपने आप में, इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है। देखें, पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, कुछ कॉमन चीजों की पीएच है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं कि है क्या चीज। देखना, सबसे पहली काम की चीज तो ये कि अगर पहला लिखें सभी लोग कंसंट्रेटेड HCl, दूसरा लिखें सभी लोग डाइल्यूट HCl, तीसरा लिखें गैस्ट्रिक जूस। किसी को अंदाजा है कि गैस्ट्रिक जूस किन्हें बोला जाता है? किनको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस? पेट में पाए जाने वाले सारे केमिकल्स का मिक्सचर, पेप्सिन, म्यूकस और एक और होता है, बताओ कौन सा? पेट में 3 पाए जाते हैं ना, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। उन सभी को कंबाइनली अपन लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। उसके बाद में चौथा पॉइंट हमारे पास में लेमन जूस, चौथा अपने पास में है लेमन जूस, ठीक है। उसके बाद में 5वां पॉइंट हमारे पास में विनेगर, 6वां पॉइंट अपने पास में है टमाटो जूस, टमाटो जूस, ठीक है। इनको ऑर्डर से पहले लिख लो। 7वां अपने पास में कॉफी, 7वां है कॉफी। उसके बाद में 8वां पॉइंट हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जानते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स कौन सी होती हैं? कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है उन सभी को सॉफ्ट ड्रिंक की लिस्ट में डाला जाएगा, है ना, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है। उसके बाद 9 पॉइंट पे अपने पास में मिल्क, 10th पॉइंट पे अपने पास में प्योर वाटर, प्योर वाटर 10th है प्योर वाटर। उसके बाद में 11th पॉइंट पे हमारे पास में निकल के आता सलाइवा, लार, यानी कि वो भी बिफोर मील, खाना खाने से पहले, बिफोर मील,
और उसके बाद में पॉइंट नंबर 12 पर तुम लोग बस नीचे लिखना, एक ऑर्डर से नीचे लिखते चले जाना, 22 लाइनों में कम से कम। वापस से लिखेंगे तो सलाइवा आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, सलाइवा आफ्टर मील। उसके बाद में अच्छा, इस कहानी का इंपोर्टेंस क्या, मतलब जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं, क्या ये तुमसे पेपर में पूछ जाएगा? नहीं, पेपर पेपर कुछ सिनेरियो नहीं है इससे। ये तो बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी करेगा, तुम्हारी थोड़ी सी फील बढ़िया बना देगा चैप्टर को लेकर, कि तुम्हें ये सारी बातें थोड़ा सा अच्छा फील देती हैं। पेपर पेपर के लिहाज से इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है ना। उसके बाद में 13वें नंबर पे आएगा अपने पास में ब्लड, ह्यूमन ब्लड, खून। उसके बाद में एग, एग के बाद में 15वें नंबर पे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट। उसके बाद में 16वें नंबर पे बेकिंग सोडा, 16वें नंबर पे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। उसके बाद 17वें नंबर पे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। उसके बाद 18वें नंबर पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, 18 नंबर पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पॉइंट नंबर 19 पर अपने पास में हाउस होल्ड अमोनिया, घर में पाए जाने वाला अमोनिया, हाउस होल्ड अमोनिया। उसके बाद में 20वें नंबर पे डाइल्यूट NaOH, और 21वें नंबर पे लास्ट है कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है, इन्हें ध्यान से ऑर्डर से लिखें, ये तुम्हें कुछ काफ़ी अच्छा फील देने वाले हैं कि अपन लोग जो पढ़ रहे हैं उसका रियलिटी में इस्तेमाल कितनी जगहों पर होता है। ठीक है, और ये सब कुछ घर में कॉमनली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, सारी की सारी लगभग, एक आध दो को छोड़कर, जैसे कि HCl, NaOH, अमोनिया। इन्हें फटाफट लिखें, उसके बाद देखना। कंसंट्रेट और डाइल्यूट HCl में कितना डिफरेंस है? जैसे प्रैक्टिकली सोचा जाए तो कंसंट्रेट को अपन लोग छू नहीं सकते, डेंजरस होता बहुत ज़्यादा। डाइल्यूट हम नॉर्मली उससे ना भी लें तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नकद गलेगी बॉडी, हल्का फुल्का जलन तो मचेगी ऑब्वियसली, लेकिन कंसंट्रेट खत्म कर देगा, वो वाला डाइल्यूट बचा सकता है। अगर तुम डाइल्यूट HCl को अपने जूते चप्पल पर डाल दोगे वो खराब हो जाएंगी, गल जाएंगी पक्का। ठीक है, लेकिन स्किन को वो ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचा सकता, कंसंट्रेट स्किन को छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, इनकी पीएच में डिफरेंस देखें। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना, अगर हम इनकी पीएच को लिखते हैं तो तुम्हें कुछ बहुत सारे पॉइंट साफ साफ पल्ले पड़ जाएंगे। वो देखो, सबसे पहली बात, कंसंट्रेट की पीएच होती है 0, डाइल्यूट की होती है 1, अपने पेट में जो एसिड है उसकी होती है 1.4। ठीक है, इनकी पीएच 0, 1, 1.4। 1 भी है डेंजरस मानता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अपना जो लेमन जूस है, तुम सभी ने लेमन जूस खाया पिया होगा, नींबू तो खाते ही हैं, उसकी पीएच होती है 2.5। इसका साफ मतलब होगा कि दो खतरनाक नहीं है। खतरनाक कौन है? 0 और 1 डेंजरस है, दो ज्यादा डेंजरस नहीं है। विनेगर खाते ही अपन लोग, तो उसकी सिरका की वैल्यू जो होती है पीएच की, दैट इज 4.0। अब 4.0 का मतलब एग्जैक्ट 4.0 याद नहीं करना, 4 के आसपास इसका सही मतलब, 4.1, 2, 3.8 इस तरह से हो सकती है। उसके बाद में टमाटो जूस है, टमाटर की जो पीएच है जो अपन लोग अक्सर खाते हैं वो विनेगर के समान ही होती है, लगभग 4.1। और सबसे जो मेन है इसमें कॉफी, कॉफी की पीएच लगभग 5 के आसपास है। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की पीएच 6 है, यानी कि अपन लोग जो भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो सीधी सीधी बात है कैसी होती है? एसिडिक। वो 7 से नीचे है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है उन सभी की पीएच 7 से नीचे है, यानी कि वो एसिडिक है। नोट करें। ठीक है, अगली काम की चीज, मिल्क, दूध कैसा है ये बताओ, खट्टा, कड़वा या न्यूट्रल? जहां अभी चलाया ध्यान नहीं दे लगी तब से आया।
ठीक है। मिल्क की पीएच अपने पास में 6.5, 7 से कम है, लेकिन अगर तुम दूध को चखोगे तुम चख के नहीं पता लगा सकते हो खट्टा है। लेकिन अगर पीएच पेपर से नापा जाता है तो नॉर्मली जो दूध की पीएच है वो 6.5 के आसपास पाई जाती है। ठीक है। अपने पास में प्योर वाटर की पीएच कितनी है? प्योर पानी की पीएच 7, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। उसके बाद में देखो खाना खाने से पहले जो उसकी पीएच है वो 7.4 है, लेकिन खाना खाने के बाद में उसकी जो पीएच है वो लगभग 5.8 के आसपास है। बताओ खाना खाने के बाद में पीएच कम क्यों हो जाती है? खाना खाने के बाद में पीएच का नंबर जो है वो 7 से 5 की ओर क्यों चला गया? क्योंकि जैसे हम खाना खाएंगे, खाना खाते जो माउथ के बैक्टीरिया खाने गला के किस में कन्वर्ट कर देंगे? एसिड में। तो खाना खाने से पहले तो पीएच 7.4 थी और खाना खाने के बाद में पीएच गिर जाती है क्योंकि बैक्टीरिया उसका क्या बना देते हैं? एसिड। खून की पीएच कितनी होती है? हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है? तुम चक्कर नहीं बता सकते, लेकिन नॉर्मली जो ब्लड की पीएच है वो 7.4 है। ठीक है, यानी कि 7 से तो ऊपर ये कुल मिला के बेसिक ही माना जाएगा। एसिडिक नहीं कह सकते हैं, न्यूट्रल भी नहीं कह सकते हैं, बेसिक मानना है। लेकिन तुम टेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि तुम 6.5 से लेके 7.5 8 तक की चीजों को टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते। तुम में से किस किसने अंडा नहीं खाया कभी? अच्छा, 1 2 3 4 अंडा नहीं खाया। अंडे की पीएच 7.8 के आसपास है। कभी तुम्हें अंडा कड़वा नहीं लगा होगा, जिन्होंने खाया होगा कड़वा सा लगता ही नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पता ही लगा सकते। लेकिन पीएच 7.8 यानी कि बेसिक है। टूथपेस्ट कोलगेट सभी लोग करते ही होंगे, 8.0 के आसपास पीएच है। बेकिंग सोडा 8.5 है। वॉशिंग सोडा गलती से भी अगर कभी खा लिया हो, ठीक है, सर्फ साबुन कभी चला गया हो, तो 9 का अंदाजा लगाओ 9 कितना कड़वा होता होगा। एक बार अनुमान लगा के देखेंगे 9 मतलब कितना कड़वापन है। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी समझो कि हम 7 तक तो अंतर ही पता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन 9 एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। उसके बाद मिल्क और मैग्नीशियम। दवाइयां अक्सर कड़वी होती हैं, बहुत सारी दवाइयां ऐसे अक्सर कड़वी होती हैं क्योंकि वो शायद बेसिक नेचर की होती होंगी, जिससे कि वो बॉडी के एसिड को खत्म कर सकें। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच है 10.5 के आसपास है। अमोनिया तुम्हें इंटरेस्ट नहीं देता क्योंकि अमोनिया तुम लोग ज्यादा यूज नहीं किया। जितना मजा तुम्हें वॉशिंग सोडा, टूथपेस्ट, अंडे, खून ये सब सुनने में आता है, ये अमोनिया वगैरह सुनने में इंसान को आता ही नहीं है इंटरेस्ट, उसने इतना देखा नहीं, यूज नहीं किया, इस वजह से। तो बस लिख के छोड़ता हूं, अमोनिया की पीएच 11.6 के आसपास है। फिर डाइल्यूट NaOH है यानी कमजोर बेस, उसकी पीएच है 13। और जो कंसंट्रेट बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी पीएच कितनी है? 14। एक अंदाजा लगाओ कि हम 8 का टेस्ट पता नहीं लगा सकते। 9 हमने साबुन शैम्पू कभी खाया हो, बहुत ज्यादा कड़वा है, तो सोच के देखो 14 कितना कड़वा होगा। अगर 8 से 9 में हम कड़वेपन को पता लगा पा रहे हैं तो 14 तो बहुत खतरनाक है, मतलब कुल मिला के जहरी बन चुका है, सीधी सीधी काम की चीज। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अपने पास में पीएच कौन सब्सटेंस की किस तरह से काम करती है। इसको हल्का सा लिख लें, है ये पढ़ना वढ़ना कुछ है नहीं, इसमें ज्यादा याद व्याद करना नहीं है, कोई तुमसे पूछेगा नहीं। बस तुम्हें थोड़ी बहुत कॉमन सेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि अपने पास में कॉफी की पीएच कितनी होती है, उस समय ब्लड की पीएच क्या होती है। ठीक है, बस ये छोटे मोटे पॉइंट। सलाइवा खाना खाने के बाद में जो पीएच है वो कम हो जाती है, खाना खाने से पहले वाली जो पीएच है वो ज्यादा होती है। ये छोटे मोटे पॉइंट है, इनको फटाफट लिखो। अपन लोग सॉल्ट स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट करने से लेके खत्म करने तक। आज कौन सा दिन है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, लगभग मंडे ट्यूसडे के आसपास सॉल्ट फिनिश होगा। इतना लॉन्ग टॉपिक है, बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत लंबा टाइम लगेगा उसे फिनिश करने में। ठीक है, इसे हटा के सेट रखो। तुम्हारा एक वार्म अप टॉपिक करवा दिया गया, अब तुम बस सॉल्ट पे थोड़ा फोकस करोगे, देखना। इसे हटाऊं मैं? ठीक। पॉइंट नंबर कौन सा है पहले ये बताएं बस। चैप्टर की मैप का कौन सा हिस्सा? 5वां। ठीक है, 5वां पॉइंट है सॉल्ट, और 5वां खतरनाक पॉइंट है सॉल्ट। चलो पहली बात तो तुम मुझे ये बताओ कि सॉल्ट किसे कहा जाता है? किस चीज को सॉल्ट बोलोगे? तुमसे कोई नॉर्मली आके पूछ रहे भैया सॉल्ट बताइए क्या होता है, तुम क्या बताओगे? एक ऐसा कंपाउंड जो फॉर्म होता है ऑन द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ऐसा कंपाउंड जो एसिड और बेस के मिलने पर बनेगा, उस चीज को अपन लोग क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। जैसे अपन लोगों ने एक रिएक्शन लिखी थी, एसिड प्लस बेस करेंगे तो क्या बनता है अपने पास में? सॉल्ट, और प्लस में क्या रिलीज होता है उसमें से? वाटर। तो वैसे ही करके मैं ध्यान से लिख देता हूं, द कंपाउंड which obtained on reacting acid with base। ठीक है, अक्सर उसी को अपन लोग एसिड विद बेस
जनरली इज कॉल्ड सॉल्ट, उसी को अपन लोग सॉल्ट कहते हैं अक्सर नॉर्मल तौर पे। इसकी और भी डेफिनेशन है थोड़ी बहुत, आयंस के ऊपर, मेटल नॉन मेटल के बीच में, उसके ऊपर, लेकिन एक बेसिक जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो उसके हिसाब से सॉल्ट से इतना ही काम चलाओ कि जो एसिड और बेस से रिएक्शन करेगा उसे सॉल्ट कहते हैं। अपने पास में कितने टाइप के सॉल्ट पाए जाते हैं वो सुनो, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। हमारे पास में बेसिकली कितने टाइप के सॉल्ट्स हैं वो देखना। अपने पास जनरली, नहीं वो अलग चीज है, जनरली 3 टाइप के सॉल्ट हैं, ठीक है। 3 टाइप के सॉल्ट में सबसे पहले आते हैं अपने पास में एसिडिक सॉल्ट, सबसे पहले हमारे पास में है एसिडिक सॉल्ट। उसके बाद अपने पास में निकल के आते हैं बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल लिख देता हूं बीच में, न्यूट्रल सॉल्ट। और उसके बाद में हमारे पास आते हैं बेसिक सॉल्ट। अपने पास में 2-3 टाइप के सॉल्ट हो गए, एक तो एसिड, दूसरे बेस और तीसरे न्यूट्रल। जो अपन लोगों ने ऊपर डेफिनेशन लिखी है उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन लगा सकते हैं। हमेशा एसिड और बेस से सॉल्ट नहीं बनता है, जो अलग अलग कंपाउंडों को रिएक्ट करके बन जाता है। अगर मेटल से रिएक्शन करवा देंगे तो भी सॉल्ट बन सकता है, ठीक है। लेकिन जनरल पॉइंट अगर कोई पूछता है तो बस तुम्हें यही बोलना है कि एसिड और बेस से रिएक्शन करके जो कंपाउंड बना दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। सबसे पहली काम की चीज तो ये। और कितने टाइप के सॉल्ट है इसको ध्यान से एक्सटेंड करते हैं। सुनो, देखो एक लॉजिकल बात मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं, तुम अपने आईक्यू लेवल को स्टार्ट करना और समझना कि मैंने ये क्यों लिखा। एसिडिक सॉल्ट कौन से होते हैं? जहां पे एसिड स्ट्रांग होगा, जहां पे एसिड स्ट्रांग होगा और वीक होगा कौन? बेस। तो उससे जो सॉल्ट बनेंगे वो कौन सा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट। यानी कि जहां पे ये खतरनाक है और ये कमजोर है वहां पे बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट। तुम मुझे इसका बताओ, इसका क्या लिखा जाए? जहां पे वीक कौन होगा? जहां पे एसिड वीक होगा और स्ट्रांग कौन होगा? बेस स्ट्रांग होगा। तो वो बनने वाले जो सॉल्ट होंगे उनको अपन लोग बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। और ये वाला बताएंगे न्यूट्रल कौन सा होगा? जहां पे दोनों ही स्ट्रांग या फिर दोनों ही वीक हो। अगर स्ट्रांग एसिड है और उसकी रिएक्शन स्ट्रांग बेस से करवाई है तो भी न्यूट्रल बनेगा, और अगर वीक एसिड है और उसकी रिएक्शन वीक बेस से करवाई है तो भी क्या चीज होगी अपने पास में? न्यूट्रल ही होगा। वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, तो उससे अपने पास बनते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन अगर एसिड स्ट्रांग है और बेस वीक है, और अगर वीक एसिड है और स्ट्रांग बेस है, तो अपने पास बनेगा बेसिक सॉल्ट। एक लॉजिकल अप्रोच है, ध्यान से सोच कर देखो तुम्हें बात कितनी पल्ले पड़ती है। उसके बाद समझदारी, मतलब बिल्कुल अपनी अकल दिखाना, और उसके बाद क्वेश्चन को करना भी है। देखो समझ में आ जाएगा अभी के अभी। और नंबर 3, मुझे नाम बताओ एसिडों के, स्ट्रॉन्ग एसिडों के नाम। उसके बाद H2SO4। उसके बाद मैं ये चारों नाम लिख रहा हूं। मैं पॉइंट नंबर, पहला पॉइंट नंबर ये, दूसरा पॉइंट नंबर ये, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड के अंदर मैं तुम्हारे सामने ऐसे करके बस कुछ कुछ नाम लिखूंगा। 4 डब्बे बनाए और 4 डब्बों में तुमसे कुछ पूछने वाला हूं, ध्यान से देखना। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, या फिर पहले एसिड लिख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ठीक है भाई। नाम बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताओ जो तुम जानते हो, कोई भी एसिड जो स्ट्रॉन्ग होता हो। खतरनाक एसिड का नाम HCl, और अगर तुम्हें एक और नाम बोलना हो तो H2SO4। तो मुझे वीक एसिड का नाम बताओ किसी का, कोई भी एसिड जो तुम्हारी नजर में वीक होता हो। बताओ। डाइल्यूट अपनी जगह सही है, लेकिन और भी नाम है, जैसे कि शायद नाम है उसका H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ज्यादा नहीं है, एक ही लिख रहा हूं, ठीक है। और भी अपने पास H2SO3 भी है, जिनके पीछे 3 लग रहा है। मुझे स्ट्रॉन्ग बेस के नाम बताओ, कोई बेस जो स्ट्रॉन्ग होता हो। NaOH। एक और जो स्ट्रॉन्ग होता हो KOH, ठीक है। और अगर मैं तुमसे कहता हूं वीक बेस के नाम बताओ, तो एक नाम लिखा मैंने MgOH का, वोल्टवाइस। तुम एक और लिखवा सकते हो चाहो तो। जिसके पीछे वोल्टवाइस है ऐसा दूसरा कौन आदमी है? एक तो MgOH का वोल्टवाइस है, एक और आदमी उसका नाम है COOH का वोल्टवाइस। तो अपने पास में ये कौन से एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कौन से एसिड है? वीक एसिड। ये वाला कौन सा बेस है? ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस। और ये वाले कौन से बेस है? वीक बेस। तो अपन लोगों ने सबसे पहली काम की बात ये हल्की समझी कि जनरली एसिड की रिएक्शन बेस से जब करते हैं तो जो कंपाउंड मिलेगा उसे क्या बोलते हैं? सॉल्ट।
उसके बाद में अपने पास तीन टाइप के सॉल्ट हैं, एक तो एसिडिक सॉल्ट, एक न्यूट्रल सॉल्ट और एक बेसिक सॉल्ट। अगर बेस मजबूत है तो बेसिक सॉल्ट है, अगर एसिड मजबूत है तो एसिडिक सॉल्ट है, और अगर दोनों ही बराबर हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, इसमें बस तुमने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं और तुम्हें एक छोटा सा काम करके दिखाना है, समझना। जैसे कि मैं बस तुम्हारे सामने पॉइंट नंबर 4 में बस 4 रिएक्शंस लिखूंगा, उनको देख के जवाब दें। क्यों? इसे बोला ऐसे। हाँ हाँ, कुछ काम में लेके जा देंगे इससे। अच्छा बता भाई। अच्छा ठीक है भाई, ध्यान से मैं 4 रिएक्शन लिख रहा हूं, 4 रिएक्शन को सोच समझ के लिखी जाएंगी, ऊट पटांग नहीं लिखूंगा, है ना। HCl प्लस NaOH, तुम्हें बस ये बताना है कि क्या बनेगा, कंप्लीट करके बना दो, आसान है वैसे, है ना, बनाओ। वापस से लिखा मैंने HCl प्लस MgOH का होल ट्वाइस, इसे भी बनाई देना। उसके बाद में अगला H2CO3, अगर इसकी रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस से करेंगे तो क्या बनेगा, और हाँ, H2CO3 की रिएक्शन NaOH से करेंगे तो क्या बनेगा, बनाओ, सब बनाओ। तो जहां तक सही बनेगी, मतलब तुम अटेम्प्ट करो वो ऑटोमेटिकली सही बनकर ही आता है, उसमें गलती गुंजाइश वैसे बचती ही नहीं है, तुम ट्राई कर लो लेकिन एक बार। एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और प्लस में क्या रिलीज करना है, वाटर। एक बार ट्राई करो, उसके बाद तुम्हें ऑटोमेटिकली कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। तुम पढ़ाई को इस लिहाज से देखा ही मत करो कि तुम्हें जो लिखवाया जाएगा वो तुम्हें समझना है, तुम्हें ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाएगी अपने आप चीजों की। यार ये इतना कठिन टॉपिक है नहीं वैसे। बनी बात, तो कर लो आराम से कर लो। एक आध 1-2 की दिक्कत रहेगी अभी भी, है ना, वो ना चैप्टर के साथ ही खत्म करवाया जाएगा, बीच में नहीं। पहले वाले का आंसर
NaCl प्लस H2। ठीक है, अगले वाले का आंसर MgCl2, MgCl2 और प्लस में H2। कन्फर्म है, ये तो आना ही है। इस वाले का आंसर CaCO3। जो आगे है वो आगे लगता है बस, और पीछे वाले पीछे लगते हैं। इसके साथ क्या निकल जाएगा, H2 तो फिक्स ही है। यहाँ पे Na की रिएक्शन जब इससे करवाओगे तो Na2CO3 और प्लस में क्या बनेगा, H2। लगभग तुम्हारे काम चलाऊ बात तो ठीक है अभी भी। ठीक है, तो मैं इससे कुछ समझ में बढ़िया आ जाएगा। ये बताओ, ये वाला स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? अपने पास में ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये वाला कैसा है, देख के बताओ। स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा, ये अपने पास में न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, यानी इसकी पीएच कितनी होगी, 7। दोबारा, ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहां पे बताओगे MgOH कैसा बेस है, वीक है। तो किसकी चलेगी, स्ट्रॉन्ग की कि वीक की? स्ट्रॉन्ग की। यानी कि बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा, ये होगा अपने पास में एसिडिक सॉल्ट। ये हमारे पास में एसिडिक सॉल्ट है। दोबारा बताएंगे, H2CO3 कैसा है, देख के। H2CO3, H2CO3 कैसा एसिड है, वीक एसिड है। ये अपने पास में वीक एसिड है। उसके बाद में CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये भी वीक है। अब दोनों ही वीक है तो बनने वाला कंपाउंड कैसा होगा, न्यूट्रल। किसी की नहीं चलेगी, ये अपने पास हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट। ये हमारे पास में न्यूट्रल सॉल्ट है। अच्छा, यहां देखो, H2CO3 कैसा है, वीक एसिड है। उसके बाद में ये वाला कैसा है, NaOH क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है, बेस, और वीक कौन है, एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसकी चलेगी, यानी कि जो बनने वाला सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, वो बेसिक सॉल्ट होगा। तो अपने पास में बेसिक सी तौर पर बात ये कि कितने टाइप के सॉल्ट पाए जाते हैं, 3 टाइप के। अगर एसिड मजबूत है तो एसिडिक, अगर दोनों ही मजबूत है तो न्यूट्रल, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक। तो 3 टाइप के सॉल्ट तुम्हारे पास ये रखे हुए, इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगली काम की चीज, पॉइंट नंबर 5, इसे सॉल्ट वाले कंसेप्ट में, इसे हटाता हूं यहां से। ठीक है, देखें, पॉइंट नंबर 5 के बाद में मेजर टॉपिक तुम्हारे स्टार्ट होंगे। देखो, अपने पास में अगला पॉइंट है फैमिली ऑफ सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट की फैमिली के बारे में समझना है, अलग अलग फैमिलीज। तुम बताओ, किसी भी इंसान की अगर तुम्हें पता लगाना है कि एक ही परिवार है, किससे पता लगाएंगे? जैसे मान लो किसी स्कूल में अलग अलग क्लास में अलग अलग बच्चे पढ़ते हैं, कोई नया आदमी जाए, वो कैसे अंदाजा लगाएगा कि ये सारे बच्चे एक ही गांव के हैं? एड्रेस नहीं देखना है, एक ही गांव के या फिर एक ही परिवार के हैं, कैसे पता लगाएंगे? मैं बताता हूं तुम्हें। मान लो मैंने पता लगाया, मैं क्लास में जाता हूं, मैंने किसी बच्चे से पूछा, भैया बता नाम क्या तेरा? उसने खड़े को बोला दीपक मीना। अच्छा। अगले को खड़ा किया मैंने, तेरा नाम क्या है? राहुल मीना। अगले को खड़ा किया, तू बता, गौरव मीना। क्या समझ में आता है? तुम सब एक ही गांव से आते हो क्या? किसी से पता लगाया तुमने सरनेम से, जैसे बहुत सारे बच्चों का नाम चौधरी चौधरी चौधरी, ये सब गुहारी के ही होंगे पक्का। बहुतों के नाम के पीछे अत्री, अत्री मेरे अंदाज से शायद इसी एरिया में इधर ही है, बाकी जगह चौधरी लगा दें, अत्री, ये पक्का गुहारी के ही है। किसी से पता लगाते हो दोबारा बताओ, तो एक ही गांव के, पता किससे लगाएंगे? सरनेम से। और सरनेम को ही अपन लोग सॉल्ट की फैमिली कहते हैं। मैं तुम्हारे सामने कुछ सरनेम लिख के दिखाता हूं, देखना। सबसे पहली काम की चीज, हमारे पास में एक सरनेम है, उसका नाम है कार्बोनेट, कार्बोनेट ऑल्सो कॉल्ड CO3, ऐसे लिख लो ए लिखकर। उसके बाद में अगला कार्बोनेट फैमिली, कार्बोनेट फैमिली। उसके बाद में सल्फेट फैमिली, सल्फेट SO4 फैमिली। उसके बाद में नाइट्रेट फैमिली, और भी आ जाते हैं ऐसे, है ना? ठीक है, नाइट्रेट फैमिली, NO3 फैमिली, और एटसेट्रा। ऐसे करके अपने पास में बहुत सारे सॉल्ट की फैमिलीज होती हैं। ठीक है, मैं बस 2-3 लिख रहा हूं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें इनके एग्जांपल देता हूं
तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि जो मैंने सबसे ऊपर लिखा वो सब कुछ एक ही फैमिली से क्यों आता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने CO3, यहाँ पे लिखा मैंने MgCO3, यहाँ पे लिख दिया मैंने H2CO3, ठीक है, और Na लिख देता हूँ Na2CO3। मैं तुमसे बस एक बात कह रहा हूं, उसको तुम अपने आप समझना कि ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखो सब कंपाउंड अलग अलग हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो MgCO3 है, वो Na2CO3, लेकिन सबकी फैमिली एक है क्योंकि सभी के पीछे कौन लगा हुआ है, CO3। वैसे करके अगर अगले की फैमिली सेट करता हूं तो अगले वाले की फैमिली मान लो यहाँ पे लिखा अपन लोगों ने CaSO4, उसके बाद में लिखा इसमें MgSO4, उसका लिख दिया Na2SO4, तो इन सभी की फैमिली भी सेम है। ये सभी कौन सी परिवार से आते हैं, सल्फेट परिवार से। ऊपर वाले कौन से आते हैं, कार्बोनेट फैमिली से। उसके बाद में नीचे अगर नाइट्रेट लिखना हो तो CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट, यहां पे लिख दिया अपन लोगों ने MgNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और जगह लिख दिया NaNO3। और तो इन सभी की फैमिली सेम है। शायद तुम्हें बात समझ में आ गई। फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब जिन सभी के सरनेम सेम हो। तो इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सेट करें, सब कुछ याद करने का नहीं है। ये बना है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सिट्रेट डेक्सट्रस से। ये इसको हम पी जाएंगे। ठीक है, ये भी सॉल्ट है। ठीक है भाई, आगे बढ़ाओ। चलो मैं पहले तुम्हें इसको दिखा देता हूँ। ये तुम्हें कठिन तो नहीं लग रहा ना। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो कमजोर है तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा, बेसिक। एक सिंपल सीधी सी काम की बात है ना। इसको थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ाते हैं। अब सभी लोग एक छोटा सा काम करें, पॉइंट नंबर 6 लिखें। पॉइंट नंबर 6, हमें कितने टाइप के सॉल्ट पढ़ने हैं, हमें कौन से सॉल्ट पढ़ने हैं, उन सभी के नाम, उन सभी के फॉर्मूले और उन सभी के बारे में पहले बेसिक से नॉलेज गेन करो। उसके बाद उन्हें पढ़ोगे तो थोड़ा सा काम में आ जाएगा। ठीक है, समझना। ठीक है, सॉल्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, जनरल यूजफुल सॉल्ट, जनरल यूजफुल सॉल्ट्स, यूजफुल सॉल्ट्स। हमें कौन से सॉल्ट पढ़ने हैं वो ध्यान से देखें। ठीक है, उसमें मैंने शायद तुम्हारे लिए नाम लिख रखे होंगे पहले से। एक बार सभी लोग वो नाम दे के बता दें। सबसे पहला सॉल्ट कौन सा है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी कि घर में इस्तेमाल होने वाला नमक। कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक, NaCl। इसका फॉर्मूला अपने पास में NaCl है, इसको बार बार लिखेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद में कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH। कॉस्टिक सोडा घर में इस्तेमाल होता है, किसी को पता हो तो बता दो। ये कहीं पे इस्तेमाल होता है घर में, कहां पे, हाँ मतलब ठीक सही है, चल ठीक है। अगला अपने पास में बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सभी लोग ध्यान से लिखें, NaHCO3, NaHCO3। उसके बाद में वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का सभी लोग फॉर्मूला लिखें। उसका फॉर्मूला अपने पास में Na2CO3.10H2O। उसके बाद में हमारे पास आता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर।
तुम में से किसी ने अपने जीवन में ब्लीच करवाई है आज तक? फेशियल ब्लीच करवाई है, चेहरे पे ब्लीचिंग करवाते हैं? नहीं करवाई, ठीक है। फॉर्मूला इसका अपने पास में CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये अपने पास ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास में CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये अपने पास में दो तीन क्यों, 6 एग्जैक्ट 6 काम की चीजें इनकी तुम्हें स्टडी करनी है। ये सब कुछ डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। तुम्हें इन सभी के बारे में क्या पढ़ना है वो सुनो। पहले एक ध्यान से मैप सुनो कि इसको क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबा चलने वाला टॉपिक है। मैं तुम्हें डेली उसी बात को रिवाइज नहीं करवा सकता कि क्या पढ़ना है। एक बार ध्यान समझेंगे उसके सारी बात समझ में आ जाएगी। अपने पास 6 सॉल्ट है, सब में 5-5 पॉइंट है, यानी कि 6 पंजे 30 पॉइंट होगा टोटल। और 30 पॉइंटों को थोड़ा अच्छे से स्टडी करेंगे। हर सॉल्ट कम से कम 1 पेज में आएगा, तो 6 सॉल्ट 6 पेज में जाके आते हैं। उनकी प्रॉपर पूरी स्टडी करनी है। सबसे पहली काम की चीज तुम्हें ये स्टडी करना है कि इन सभी सॉल्टों के पहली काम की चीज इनका कॉमन नेम क्या है, इनको कॉमन हम किस नेम से बुलाते हैं, और इनका केमिकल नेम क्या है, कॉमन नेम एंड केमिकल नेम। सबसे पहले अपन लोगों को ये पढ़ना है। उसके बाद में हम लोगों को इनकी देखनी है प्रिपरेशन रिएक्शन, आखिर ये बनाए किस तरह से जाते हैं। ठीक, केमिस्ट्री लैब में या फिर किसी फैक्ट्री के अंदर इनको बनाया किस तरह से जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, प्रिपरेशन रिएक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। फिर बन भी जाएंगे तो बनने के बाद में सबसे बड़ी दिक्कत है कि सारे के सारे वाइट ही दिखते हैं, 6 के 6 वाइट है। तो अपन लोग कैसे पता लगाएंगे देखकर कि ये वाला कॉमन सॉल्ट है, ये नमक है और ये आटा है, ये मैदा है, देखकर कैसे पता लगाएंगे, वो एक स्टडी कॉमन सी। तो अपने पास में आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कि आखिर ये देख के पता कैसे लगा सकते हैं। और सबसे मेन जो काम का पॉइंट है दैट इज ये कि अपन लोग इनको पढ़ी क्यों नहीं है, इन्हें फैक्ट्री में बनाया ही क्यों जा रहा है, इसका इस्तेमाल कहां पर है। तो लास्ट पॉइंट होगा अपने पास में यूज। ठीक है, अब जैसे कि मैंने तुमसे 5 बोला, पर यहाँ पे 5 बात नहीं लिखी हुई है, वो पढ़ते टाइम तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो 5 ही है। ऑटोमेटिकली इतना ओपन हो जाएगा वो, तब तुम्हें एहसास होगा। तो मेन काम की बात अपन लोगों को पहले ही पढ़ना है कि कॉमन नेम और केमिकल नेम क्या है, उसके बाद में इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि दिखता कैसा है, ये है किस टाइप का सॉल्ट। मैं अगर देख के पता लगाऊं कि ये वाली दवाई कौन सी है तो कैसे पता लगाऊंगा। और उसके बाद में यूज, सबसे मेन बात यूज कि इस्तेमाल होता ही किस जगह पर है, वो ध्यान से देखना। इसमें सबसे आसान अपने पास से पहला कॉमन सॉल्ट, तुम लोग सबसे पहले इसी को पढ़ रहे होंगे और इसमें तुम लोग नंबर डालोगे 1 2 3 दोबारा से 1 पर ये आएगा। हम लोग सबसे एंड पढ़ेंगे कॉस्टिक सोडा, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है, प्रॉपर पूरा एक दिन चाहिए समझाने के लिए। ठीक है, और ऐसे करके ऑर्डर फिक्स नहीं है, मैंने लिखे इस ऑर्डर में, किताब में इसी ऑर्डर में है, लेकिन अपन लोग वैसे पढ़ रहे होंगे जो सबसे आसान होगा वो पहले, उसका थोड़ा सा कठिन, उसका थोड़ा सा कठिन, इस तरीके से। तो इसको ध्यान से सेट करें, तुम ये पढ़ने वाले हो सबके अंदर। ठीक है, 6 सॉल्ट है, 6 के 6 कॉमन नाम क्या है, 6 केमिकल नाम क्या है, 6 की प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, 6 की फिजिकल प्रॉपर्टीज और 6 के इस्तेमाल। और इस्तेमाल बहुत सारे इस्तेमाल इन सभी के। सबसे आसान अपने पास कॉमन सॉल्ट है, उसे हम लोग अभी खत्म कर भी सकते हैं, तो ध्यान से देखना। ठीक है, मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, समझो। सभी लोग हेडिंग डालें। सबसे पहले हेडिंग अपने पास में कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो घर में इस्तेमाल होने वाला साधारण नमक, जो घर में इस्तेमाल होता है नॉर्मली, जो नमक इस्तेमाल होता है वो। इसको लिखित में पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहली काम की चीज, इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम, और उसके बाद में इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम यानी कि इसको जनरली किस नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि बहुत से बालकों को स्कूल में कुछ अलग नाम लिया गया है और घर पे कुछ और, घर पे कुछ कहते हैं गोलू मोलू कुछ ना कुछ। ठीक है, स्कूल में कुछ अलग नाम है उनका। वैसे करके इसका जो केमिकल नेम है, असली नेम है जिससे दुनिया इसको जानती है, वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका असली नाम, केमिकल नाम सोडियम क्लोराइड। और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास में, NaCl। इसका असली नाम सोडियम क्लोराइड है केमिस्ट्री की दुनिया में। उसके बाद में इसका जो कॉमन नेम है दैट इज कॉमन सॉल्ट। इसको नॉर्मली नमक ही कह देते हैं, सबको ये नहीं कह देते, ध्यान रखना। इसको नॉर्मली कॉमन सॉल्ट बोलेंगे। काम की बात है इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, फैक्ट्रियों में नमक कैसे बनाया जाता है वो सुनो। नमक जनरली कहां पर बनता है ये बताओ। नमक कहां से निकाला जाता है, समुद्र में से। उसको निकालने का तरीका क्या है कि समुद्र के किनारे गड्ढे खोद देते हैं, गड्ढों में पानी जाता है, पानी उड़ जाएगा, उड़ने के बाद में नमक रह जाता है। एवोपरेशन से नमक को फिल्टर आउट किया जाएगा, लेकिन नमक फैक्ट्रियों में बन सकता है। ठीक है, कैसे बनता है वो सुनो।
नमक की बनाने की रिएक्शन तुम्हें हर हाल में पता होनी चाहिए और बहुत सिंपल है। नमक को बनाने के लिए तुम्हें एसिड लेना जिसका नाम है HCl। एक डब्बे में एसिड लो, एक डब्बे में ले लो बेस, एक डब्बे में ले लेंगे अपन लोग बेस NaOH। दोनों को हम जैसे ही मिक्स करेंगे तो एसिड बेस को मिक्स करने पर अपने पास में क्या बन के आ जाएगा, NaCl, और उसमें से अपन लोग क्या निकाल देंगे अलग, पानी। तो कुछ ऐसे होता है रियल लाइफ में, तुम्हें ये ड्रॉ करने की नीड देंगे। ये वाला जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ ये है कि अपने पास में ये एसिड है, उसके बाद में यहाँ पर बेस है। हमने दोनों को जैसे ही मिक्स किया, दोनों को मिलाने पर अपने पास में यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर ऊपर तो तैरते हुए आ जाएगा पानी और नीचे बन जाएगा ढेर सारा सॉल्ट नीचे। उस पानी को अलग कर देते हैं, नमक आ जाता है, उसे सुखाने के बाद में तुम लोग उसको पैक करके बेच सकते हो इस तरह से। तो नॉर्मली नमक को बनाने के लिए तुम्हें किसकी रिएक्शन करनी है, HCl की रिएक्शन किसके साथ में, NaOH के साथ में। अगर तुम रिएक्शन कर लोगे तो उससे नमक बन जाएगा। नमक बनने के बाद में तुम्हें समुद्र के किनारे नहीं डोलना है, सीधी सीधी काम की चीज ये। तो ये रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए, सबसे सिंपल रिएक्शन है, सबसे आसान टॉपिक है। तो तुम फिलहाल पढ़ रही हो कि नमक का कॉमन नेम क्या है, कॉमन सॉल्ट। नमक का केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। नमक को बनाने के लिए किसकी रिएक्शन करनी है, एसिड की रिएक्शन किससे करनी है, बेस से। और शायद तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा कि NaCl बनेगा और H2 निकलेगा, ये अपन लोग इतनी बार लिख चुके हैं। उसके बाद में हमारे पास अगला पॉइंट आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आखिर ये दिखाई कैसा देता है, इसको अपन लोग कैसे पता लगाएंगे कि नमक है। आखिर मुझे कैसे समझ में आएगा कि सीमेंट में, सफेद सीमेंट में नमक में क्या डिफरेंस है। देखो नमक में बहुत बड़ी खासियत, अगर तुम्हारे सामने मैं सामने अभी रख दूं आटा, नमक, मैदा, तुम देख के बता दोगे कैसे, वो मुझे लिखना है तो मुझे वर्बली बता दो कैसे, देख के कैसे पता लगा लेते हो कि नमक है। कलर वाइट है सबका, आटा मैदा सफेद होती है, हम सफेद ही खा रहे हैं सब। नमक के दाने थोड़े से मोटे होते हैं, पहली बात। नमक के दाने में क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब थोड़ा सा चमकीला सा होता है नमक। मैदे में चमक नहीं होती है, ठीक है। नमक थोड़ा पैना होता है, मतलब ये कि अगर नमक को रख के तुम घिसोगे तो खुरदरापन सा महसूस होगा, लेकिन मैदे से महसूस नहीं होगा, ठीक है। उसी लिस्ट में, महीनते की लिस्ट में अगर मैं बताऊं तो सीमेंट बहुत महीन होता है, हाथ में कोई पकड़ के देखना, स्लिप होता है बहुत ज्यादा। नमक ऐसा नहीं है, नमक रफ है। नमक अगर तुम लोग नमक को हाथ में लेते हो तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि रफनेस है, मतलब आंख बंद करके कोई हाथ में रख दे तो समझ में आ जाएगा एक नमक है और एक कुछ और है, वो ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस चीज की। अब ध्यान से बात सुनो, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखा जाए, सबसे पहली काम की फिजिकल प्रॉपर्टी इसके अंदर, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी की इट इज वाइट इन कलर, इट इज वाइट इन कलर, ठीक है। एक वाइट कलर का सॉल्ट है, सबसे पहली काम की चीज नमक। उसके बाद में दूसरी काम की चीज, इट इज क्रिस्टलाइन, इट इज क्रिस्टलाइन सॉल्ट। क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मतलब यानी कि उसमें क्या पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, थोड़ी बहुत चमक सी पाई जाती है, हल्का चमकीला सा होता है, ठीक है। ये सबसे मेन दो पॉइंट है। उसके बाद में तीसरा काम का पॉइंट है, तुम ये बताओ कि नमक एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो इट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट, इट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। अपने पास में नमक वाइट है लेकिन क्रिस्टलाइन है, और उसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है। इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि नमक के बारे में इतना कुछ सुन क्यों रही हैं, हमें नमक का इस्तेमाल कहां पे करना है वो देखो, ठीक है। यूज, तुम लोग मुझे बताओ नमक के यूज तुमने कहां कहां देखे हैं। पहला यूज बताएं, खाने में, ठीक है। इसके बाद बताएं, नहीं वो खाना हो गया ना एक बार में, नमक मतलब चम्मच में अलग खाते हैं, आटे में अलग खाते हैं, एक हो गया। खाना पीना सब एक बार खत्म, खाना हो गया। और बोले इसके सिवाय क्या जानते हो, ये सही है। नमक का इस्तेमाल होता है हड्डियों गलाने में, बॉडी गलाने में। किसी भी चीज को दफनाया जाता है, जब किसी भी मरी हुई चीज को, जैसे कि भैंस वगैरह मर जाए, ठीक है, कोई जानवर मर जाए, कुत्ता पिल्ला कुछ भी मर जाए, नमक की पैकेट डाली जाती है जिससे कि हड्डियां उसकी गल जाएं, डिग्रेड हो जाएं, इसलिए दूसरा यूज ये हो गया। आगे नमक का गलाने में इस्तेमाल करते हैं। आगे, जिन एरियाओं में, पहाड़ी एरिया में बर्फ गिरती है, सड़कों पे बर्फ जम जाती है जिसकी वजह से गाड़ियां नहीं चल पाती हैं, उस बर्फ को हटाने के लिए उस पर तुम नमक फैला दो, नमक में जो क्रिस्टल्स हैं वो उसके अंदर जाके बर्फ को क्रैक करते हैं, वो बर्फ चटक जाती है। तुमने अगर कभी कुल्फी वाले के पास गौर से देखा हो तो वो उस सॉल्यूशन में नमक मिलाता है जिसमें कुल्फी जमानी होती है,
जिसमें भी कुल्फी जमाई जाती है, वो वाली कुल्फी जो लोहे की उसमें रखी जाती है, डंडी से जम जाए 2 मिनट में, उसमें नमक मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? जिससे कि वो लंबे समय तक ठंडा रहे। यानी नमक मिलाकर जमाई गई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती है एज कंपेयर टू नॉर्मल बर्फ के। अगर तुम्हारी बर्फ में नमक मिला हुआ है तो वो जल्दी नहीं पिघलेगी, ठीक है। लेकिन अगर नमक को तुम ऊपर से डाल दोगे तो वो उसको काट के जल्दी से तोड़ देगा। नमक बर्फ को पिघलाने में भी काम आता है और बर्फ को लंबे समय तक जमाने में भी काम आता है। अगर पहले से मिला के जमाओगे तो लॉन्ग टर्म तक जमी रहेगी। अगर बर्फ के ऊपर नमक डाल दोगे, उसे क्रिस्टल से उसे काटेंगे हल्का हल्का सा और बर्फ को पिघला के रख देंगे। और कहीं पे यूज, ये सारी बातें लिखनी है। और कहीं पे यूज बताओ कि तुम नमक के यूज कहां कहां पर देखे हैं लगभग। एक उसका यूज है पिकल्स, अचारों में। अचारों में नमक डाला जाता है लंबे समय तक टिका रहे, बना रहे, ठीक है। वो तो चलो फूड के अंदर आ जाता है लिस्ट में, लेकिन फिर भी। उसके बाद में फैक्ट्रीज में, फैक्ट्री कौन सी? जितनी भी अपने पास में कपड़े की फैक्ट्री है, उसके साथ साथ कागज बनाने वाली पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उन सभी में नमक का इस्तेमाल होता ही होता है, ठीक है। लेकिन अब वो उस बात को लिख दूंगा, तुमने उसका यूज कभी देखा नहीं है, तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे इस बात को, ठीक है। कुछ कुछ लिखते हैं, ध्यान से देखना। नमक सबसे पहला यूज उसका, नमक का सबसे पहला यूज, used as an ingredient, used as an ingredient in food, as an ingredient in food, खाने में एक सामग्री के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहला। उसके बाद दूसरा पॉइंट, used useful in degrading dead bodies, degrading dead bodies, ठीक है। मरी हुई वस्तुओं को या फिर डेड बॉडीज को गलाने में बहुत ज्यादा काम आता है। उसके बाद में अगला, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस इन हिली एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ को गलाने के लिए, रोडों को साफ करने के लिए अपन लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 4, यूज्ड इन पिकल्स, अचारों में इसका इस्तेमाल है, यूज इन पिकल्स, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, यूज्ड इन मेकिंग वेरियस केमिकल कंपाउंड, केमिस्ट्री के बहुत सारे कंपाउंड, साबुन, सोडा, सरफ बनाने में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो यूज्ड इन मेकिंग, यूज्ड इन मेकिंग वेरियस केमिकल कंपाउंड, यूज्ड इन मेकिंग वेरियस केमिकल कंपाउंड, बहुत सारे केमिस्ट्री कंपाउंड बनाने में वेरियस केमिकल कंपाउंड्स, सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल कंपाउंड्स बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज में नमक का इस्तेमाल है। जितने भी तुम 6 के 6 पढ़ने वाले हो उनमें एक आध कोई छोड़ दो, नहीं तो सब में नमक का इस्तेमाल है। पेपर में कॉमन सॉल्ट की पूछ जाने पर ये पूरा लिख के आना है। कॉमन नेम, केमिकल नेम 1 2, उसके बाद प्रिपरेशन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद में उसके यूज के इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। मतलब अंडे को उबालते हैं तो उसमें भी नमक मिलाया जाता है पानी में, अंडे को उबालने के लिए भी नमक का इस्तेमाल करते हैं, उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे पानी नॉर्मली कितने पे खौलता है? 100 पे। अंडे के मतलब नमक मिलाने पे जो पानी 100 की जगह 103 105 तक खौल जाता है। तो जिस अंडे को 100 मिल रहा था अब उसको कितना मिलेगा? 105, जल्दी उबलेगा। मेल्टिंग पॉइंट घटाने के लिए और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए दोनों में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यूज है, पर ठीक है, अपन लोगों के काम की शायद पहले 2-3 ज्यादा हैं। पहला काम अपने पास में फूड, उसके बाद में बॉडीज को गलाने के लिए, बर्फ को पिघलाने के लिए, और सबसे मेन ये बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए, ये इसके यूज है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की हेडिंग डाल दो, पढ़ेंगे कल ही वैसे। पॉइंट नंबर 2 तुम्हारे पास में मैं बताता हूं, वो लिखना, बेकिंग सोडा। कॉस्टिक सोडा बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे, वो बहुत लेंथी है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है इस वजह से।
चैप्टर की मैप के हिसाब से उसको रिवाइज करते रहना, प्लस में जो पहले वाले पढ़े हैं उनको रिवाइज करें। जिन लोगों ने अभी तक वर्कशीट्स नहीं करी हैं वो ट्रिग्नोमेट्री की सारी वर्कशीट्स फिनिश करना शुरू करें, ठीक है। 3-3 है ना सबकी, तो वर्कशीट निपटाना, वो तो पड़ी हुई है वैसे, तो निकलवाई नहीं है तो निकलवा भी लेना उन्हें, वर्कशीट लगाओ साइंस की, ठीक है। बाकी अपन लोग कल करते हैं, ओके चलो इसे बंद कर दिए।